कक्षा 10 व 11 के सभी विद्यार्थियों का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक आभार। लेखक प्रेमचंद की रचना ईदगाह दोनों कक्षाओं के पाठ्यक्रम में होने के कारण हम साथ साथ अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के लेखक प्रेमचंद के जीवन परिचय के साथ साथ रचना की विविध बिंदुओं का शिक्षण कार्य किया जाएगा। शिक्षण कार्य करते समय सभी विद्यार्थी इस रचना के पात्रों के नाम और उनके द्वारा कही जाने वाली बातों पर ध्यान अवश्य देंगे, ताकि आपसे परीक्षा में चाहे कैसे ही कोई प्रश्न क्यों ना पूछा जाए, आप उनके उत्तर देने में सक्षम हो। और सभी विद्यार्थी एक बात का और भी ध्यान देंगे, इस वीडियो में जो ये अध्याय है उसमें सिर्फ महत्वपूर्ण बातों को ही सम्मिलित किया गया है, पूरे अध्याय को शामिल नहीं किया गया है। जो बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हीं बातों को सम्मिलित किया गया है। तो देखते हैं इस रचना को। और इस रचना के लेखक का नाम है प्रेमचंद, और प्रेमचंद का जन्म है वो 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु है वो 1936 में हो जाती है। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। इनका जन्म है वो उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला है उसके लम्ही ग्राम में होता है। उनका मूल नाम धनपत राय था, बचपन का नाम है वो धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे और स्वाध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की। और मैट्रिक के बाद में इन्होंने जो शिक्षा है वो स्वाध्याय स्वयं पाठी के रूप में बीए तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया सन 1920-21 में जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसके दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। और सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद में साहित्य के क्षेत्र में कूद पड़े और वहां पर साहित्यिक रचनाएं हैं वो रचित करने लगे। आगे प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की। उर्दू में जब ये लेखन कार्य किया करते थे तो अपना नाम है वो नवाब राय के नाम से प्रस्तुत किया करते थे। बाद में हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना, वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों पर मार्मिक चित्रण किया है। अपने साहित्य जो जितनी भी जो रचनाएं थी उनमें किसानों की समस्याएं, दलितों के साथ में जो उनके साथ में जो भेदभाव होता था, वो नारियों की वेदना, नारियों के जो दुख थे, उनकी जो समस्याएं थी, वर्ण व्यवस्था की समाज में ऊंच नीच का जो भेदभाव था, की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण अपने साहित्य के दौरान इन्होंने किया था। आगे है देखें, इनके द्वारा जो प्रमुख इनकी जो रचनाओं के नाम हैं वो देखेंगे आप कि इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं हैं वो रचित की गई थी। आपकी जो बोर्ड की परीक्षा या जो घरेलू एग्जाम होती हैं जैसे कक्षा 11 की, तो उनमें कई बार जो प्रश्न हैं वो लेखक के जीवन परिचय से भी होता है। तो उसमें जीवन परिचय के साथ में लेखक की जो उपलब्धियां हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, इसके अलावा उनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो इन रचनाओं को भी आपको जो मुंशी प्रेमचंद की हैं उनको याद रखना है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मानसरोवर हैं, उसके 8 भाग हैं, और गुप्त धन है उसके 2 भाग हैं। ये दोनों ही जो गुप्त धन 2 भाग हैं वो कहानी संग्रह है, और मानसरोवर एक बड़ी पुस्तक है जिसके 8 भाग हैं। इसके अलावा निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, करमभूमि, गबन, गोदान है, ये इनके उपन्यासों के नाम हैं। और करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी ये इनके नाटकों के नाम हैं। एक विविध प्रसंग के रूप में भी इन्होंने साहित्यिक रचना रची थी जो 3 खंडों में साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह है। कुछ विचार है वो निबंध है। इसके अलावा आगे देखें, उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया, और इस पाठ्यक्रम में उनकी ईदगाह कहानी दी गई है। इनके द्वारा 4 जो पत्रिकाएं हैं उनका संपादन भी इन्होंने किया था, माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण नाम से। और हम जिस कहानी का अध्ययन करेंगे उसका नाम है ईदगाह है। अब देखते हैं इस रचना को। ईदगाह है, सब पहले इसका संक्षेप में सार दिया गया है उसको देख लेते हैं। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। जो ईदगाह रचना है इसमें जो मुस्लिम समाज का जो त्योहार होता है ईदगाह है, उसको केंद्र में रखकर ये रचना है वो रचित की गई है। हामिद का चरित्र हमें बताता है। इसमें एक हामिद नाम का गरीब लड़का है और उसके जो माता पिता हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा इसकी दादी अमीना है, वो ही इस बच्चे की परवरिश करती है। तो उसके पास में ही ये बच्चा रहता है, और ये बच्चा क्या करता है कि ये भी ईदगाह में जो मेला है वो देखने के लिए अन्य बच्चों के साथ में जाता है। तो संपूर्ण जो रचना है, जो ईदगाह रचना है, वो हामिद पात्र को केंद्र में रखकर बुनी गई है कि अभाव उम्र से पहले ही बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देती है। कि
इस कहानी में ये भी दिखाया है कि अभाव है वो बच्चों में बड़ी की तरह है समझदारी पैदा कर देती है। कैसे कि हामिद नाम का जो बच्चा है ये ईदगाह में जाता है जब मेले में, तो इसके अन्य जो साथी हैं वो तो कोई मिठाइयाँ खा रहा है, कोई खिलौने खरीद रहा है, कोई अन्य जो चीज़ें हैं उनके साथ में उनको देखने में व्यस्त हैं और हैं। लेकिन ये जो हामिद है ये ना मिठाइयाँ खाता है ना खिलौने खरीद के लेके आता है, ये अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद के लेके आता है। और चिमटा इसने क्यों खरीदा है, उस जब वो बच्चा है वो रोज़ अपनी दादी को देखता है कि दादी जब भी खाना बनाती है तो खाना रोटी बनाते समय जब तवे पर उसकी अंगुलियां जलती हैं तो, या आग में कई बार उसकी अंगुलियां जलती हैं, तो उसके लिए बच्चा है वो चिमटा खरीद कर लेके आता है। तो यहाँ पर इस बात को पता लगता है कि अभाव हों तो उम्र से पहले बच्चों में कैसे ये समझदारी है वो पैदा हो जाती है। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है और वो हर उसकी इच्छाएं बहुत करती हैं। कभी मिठाइयाँ खरीदने की भी इच्छाएं होती हैं, कभी अपने साथियों को वो खिलौनों के खरीदते हुए देखता है तो भी उसके मन में भाव जागते हैं, लेकिन वो उन तमाम इच्छाओं का दमन करता है और वो सिर्फ चिमटा ही खरीद के लेके आता है। साथ ही रुस्त में हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से ये कहानी अनोखी है। इस कहानी में जो भी जितने भी पात्र आएंगे, जैसे जैसे ये कहानी चलेगी, तमाम कहानी है वो अपने दिमाग में एक चित्र की तरह है चलेगी। देखते हैं। संसार को ईद ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। गांव में हलचल शुरू हो गई है, लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। जितने भी जैसे छोटे बच्चे हैं, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, तो वो उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर पे जाते हैं। इसके अलावा जो जानवर हैं उनको चारा पानी है वो दे दिया जाता है, ताकि पता नहीं है कि ईदगाह जाएं तो वापस आते समय देर हो जाए, तो जो जानवर हैं उनका भी ख्याल रखा जा रहा है, उनको भी चारा पानी है वो दे दिया जा रहा है। 3 कोस का पैदल रास्ता है। गांव से ईदगाह जाने के लिए जो रास्ते की दूरी बताई है वो 3 कोस है। फिर सैकड़ों आदमी से मिलना बैठना और दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है और जो रमज़ान का महीना चल रहा है तो उसके लिए रोज़ा भी रखा है। तो किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। जो छोटे बच्चे हैं किसी ने दोपहर तक रखे हैं और किसी ने वह भी नहीं, और किसी ने वो रखा भी नहीं है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। और यानी कि ये रोज़े हैं, इनका महत्व बच्चे क्या जानते, ये तो बड़ों के लिए हैं, वो तो सिर्फ अपने ही आनंद में उल्लासित हैं। आगे देखें। फिर लिखा है, उसके बाद में आप थोड़ा सा आगे से देखेंगे, महमूद गिनता है। उसके बाद में बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को पैसे मिल जाते हैं और पैसे मिलते हैं तो बच्चे उन पैसों को गिनते हैं, अपने माता पिता से मिले हुए पैसों को गिनते हैं। जैसे महमूद गिनता है 1 2 10 12 है, उसके पास 12 पैसे हैं, और मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों से अनगिनती चीज़ें लाएंगे और बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे पास में न जाने कितने पैसे हैं और इनसे हम बहुत सी चीज़ें हैं वो लेकर आएंगे मेले से। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल बिगुल जो बजाने वाला होता है, और गेंद, जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, और हामिद है वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। उनके पिताजी की मृत्यु है वो हैजे की बीमारी से हो गई थी गत वर्ष। माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गए, किसी को पता न चला क्या बीमारी है। और माँ है वो भी धीरे धीरे है न जाने किस बीमारी से ख़त्म हो गई, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। इस तरह से हामिद के माता और पिता हैं वो दोनों स्वर्गवास को चले जाते हैं। फिर आगे देखें। अब हामिद, थोड़ा सा आगे से देखेंगे। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। अपनी दादी के पास में रहता है और उसके पास में सोने का काम करता है वो। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, और छोटे बच्चे को ऐसे लगता है कि हमारे अब्बा जान है, मेरे पिता हैं, वो रुपए कमाने के लिए गए हैं। बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। और जो अम्मी है वो माता है वो भी अल्लाह के घर, भगवान के घर गई हुई है, और वहाँ से भी वो अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी। इसीलिए हामिद प्रसन्न है। फिर उसके बाद में फिर थोड़ा सा आगे से देखें। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है।
और जो दादी है वो अभागिन बताया गया है दादी को। और वो कोठरी में बैठी हुई क्यों रो रही है, उसके पीछे कारण ये है कि आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं और खाने के लिए दाना नहीं है, कुछ भी कोई अनाज ऐसा नहीं है, इसलिए दादी है वो रो रही है। आज आबिद होता, आबिद यहाँ पर हामिद के पिता का नाम बताया गया है, होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को, इस घर में उसका काम नहीं है। और यानी कि दादी है वो काफ़ी अंधकार और निराशा में डूबी जा रही है, क्योंकि घर में है वो बनाने के लिए जो सामान चाहिए, जो भी आटा और अन्य वस्तुएं चाहिए वो उसके घर में है नहीं। तो दादी ये सोचती है कि ये निगोड़ी ईद है, ये क्यों आई, इसको किसने बुलाया। उसके बाद में हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, उसके बाद में जो बच्चा है वो ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं अन्य बच्चों के साथ में, तो हामिद अब भीतर जाकर अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। और मैं जब मेले में जाऊँगा तो मैं बहुत जल्द है वो आ जाऊँगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं और हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, और उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। तो हामिद है वो अकेला ही मेले में जाएगा और दादी का मन है वो उस बच्चे को मेले में भेजने के लिए कर नहीं रहा है। फिर देखना, नन्ही सी जान यानी कि ये छोटा सा बच्चा है और 3 कोस चलेगा कैसे, ये 3 कोस जो गांव से मेले की दूरी है वो कैसे चलेगा, और पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं और पैरों में जूते भी नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सवैयाँ कौन पकाएगा। और यहाँ पर जो सवैयाँ बच्चे के लिए जो जैसे भी जुगाड़ करके आसपास में से जो आटा और जो कुछ भी चीनी और लाकर जो सवैयाँ बनाएंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे, वो कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे और मेरे को तो सब चीज़ें हैं वो जो सवैयाँ बनाने के लिए वो न जाने आसपास से लेकर आनी पड़ेंगी, और उसके लिए मेरे को काफ़ी समय लगेगा। मांगे का ही भरोसा ठहरा, और यानी कि मांगने पर ही हर चीज़ डिपेंड करती है, निर्भर करती है। फिर आगे गांव से मेला चला, उसके बाद में बच्चे हैं वो गांव से चल देते हैं और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते और फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, और हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, और हामिद इतना तेज चल रहा है जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हैं। वह कभी थक सकता है और शहर का दामन आ गया, शहर है वो धीरे धीरे करीब आ रहा है, और शहर और सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चार दीवारी बनी हुई है, अमीरों के जो ज़्यादा धनवान पैसे हैं वाले लोग हैं उनके बगीचे आ गए हैं, और उनके चारों ओर दीवारें हैं वो बनी हुई हैं। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं, पेड़ों में आम लगी हुई हैं और लीचियाँ और अन्य जो पौधे हैं उनमें भी अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं। जैसे लीची एक फल होता है, उसका भी अलग पेड़ होता है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है और माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, और लड़के वहाँ से एक फरलोक पर हैं, एक दूरी पर हैं और खूब हंस रहे हैं। बच्चे हैं वो आम के लगे हुए आम हैं उन पर कंकड़ फेरते हैं, अंदर से माली निकलता है और वो गाली देता है, तो बच्चे दूर से काफ़ी हंसते हैं कि माली को कैसा उल्लू बनाया है। फिर आगे आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। धीरे धीरे हलवाइयों की जो दुकानें हैं वो शुरू हो जाती हैं, और आज खूब सजी हुई हैं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, और उसके बाद में धीरे धीरे बच्चे देखते हैं कि इतनी मिठाइयों को कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी, सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते होंगे, और बच्चे अपने मन में ही कल्पना कर रहे हैं कि हो सकता है कि रात को जो भूत है, जिन्नात भूत को कह रहे हैं और वो आकर खरीद कर ले जाते होंगे। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जो जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए दे देता है, और बिल्कुल ऐसे ही रुपए, और वो कह रहे हैं कि जो नकली पैसे होते हैं वो देकर चला जाता है भूत, और जितनी भी जो मिठाइयाँ बची होती हैं उन मिठाइयों को लेकर वो चला जाता है। ऐसा अब्बा जान कहा करते थे, ऐसी बातें बच्चे आपस में कर रहे हैं। फिर हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। तो हामिद वो अन्य अपने साथियों से पूछ रहा है कि जिन्नात भूत हैं वो बहुत बड़े बड़े होते होंगे। तो मोहसिन कहता है कि एक एक आसमान के बराबर होता है, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान को जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। वो इतना बड़ा होता है कि यानी कि उसका सर है वो आसमान को छूता है, लेकिन अगर वो चाहे तो एक छोटे से लोटे में जो पानी पीने का पात्र होता है उसमें भी वो घुस जाता है।
हामिद उसके बाद में कहता है कि लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूँ। यानी कि मेरे को भी लोग हैं वो उन भूतों को कैसे खुश करते हैं, अगर मेरे को वो मंत्र बता दें तो मैं भी एक भूत है उसको खुश कर लूँ। मोहसिन कहता है अब तो मैं ये नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा ये एक व्यक्ति का नाम है और उसका जो बछड़ा है उस दिन खो गया था और 3 दिन हैरान हुए और कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए और चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। और जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। चौधरी साहब के पास में कई जिन्नातों आते हैं और उनकी सूचना भी उसके पास में रहता है और सारे जहान की पूरी दुनिया की जो खबरें हैं वो चौधरी साहब को भूत आकर दे जाते हैं। ऐसी बातें वो कहते हैं। फिर मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं। उसके बाद में बच्चे क्या है कि एक पुलिस वाले को और उनको देखते हैं। तो यहाँ पर मोहसिन क्या कर रहा है, उन पुलिस वालों के बारे में बात कर रहा है। ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। और उसके बाद में बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि रात के समय चोरी कराने वाले लोग ही यही पुलिस वाले ही हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं और रात को ये लोग चोरों से कहते हैं कि चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर कहते हैं जागते रहो जागते रहो, पुकारते हैं। जभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं। और उसके बाद में मोहसिन कहता है कि मेरे मामू हैं वो एक थाने में कांस्टेबल ही हैं, एक सिपाही हैं और 20 रुपया महीना पाते हैं। उनको रुपया है, उनको जो उनकी पगार है या उनको जो मिलने वाली उनकी जो तनख्वाह है वो 20 रुपये है। लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। मिलता तो उनको 20 रुपये है लेकिन वो 50 रुपये घर भेजते हैं। इसका मतलब रिश्वत के रूप में वो पैसा लेते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, तो हंसकर कहने लगे कि बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलें, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं और हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए, कि खुद बदनाम नहीं हो और नौकरी नहीं चली जाए, इतना ही पैसा हम लेते हैं। ऐसा मोहसिन अपने मामू से पूछता है। फिर आगे देखना, हामिद ने पूछा ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं, कि ये खुद ही लोग ये चोरी करवा रहे हैं तो इनको कोई पकड़ने वाला नहीं होता क्या? तो मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। और थोड़े दिन में मामू के घर में आग लगी और मेरा मामू है वो भी रिश्वत के रूप में पैसा लेता था तो उनके घर में आग लग जाती है। रिश्वत का पैसा है वो हराम में चला जाता है, यानी कि वो उनके काम में नहीं आता है। फिर आगे, अब बस्ती घनी होने लगी, धीरे धीरे है बस्ती है वो गहरी होने लगी और ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार यानी कि कुछ तांगे गाड़ियों पर सवार हैं, कोई मोटर पर, और सभी इत्र में बसे और यानी कि सभी लोग हैं वो इत्र में बसे। सुगंधित पदार्थ हैं वो अपने शरीर में लगा रखे हैं और सभी के दिलों में उमंग और सब दिलों से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, ग्रामीणों का ये छोटा सा जो दल है वो अपनी विपन्नता से, अपनी गरीबी से बेखबर, संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर में सभी चीज़ें अनोखी थी, जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। और पीछे बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा मशगूल हो गए थे हर चीज़ों को देखने के लिए, तो पीछे से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ भी आती है तो बच्चे हैं वो चेत नहीं रहे थे, उनको चेतना नहीं हो रही थी। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा और हामिद है वो एक मोटर के नीचे जाते जाते बसता है। फिर आगे देखना, सहसा ईदगाह नजर आया। अचानक बच्चों को ईदगाह है वो नजर आ जाता है और ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है और नीचे पक्का फरस है और जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और यानी कि एक जो बड़ी चादर है वो बिछी हुई है और रोजेदारों की पंक्तियां एक एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं और आगे जगह नहीं है। कोई यहाँ धन और पद नहीं देखता, कि सभी लोग हैं वो आकर अलग अलग लाइनों में खड़े हो जाते हैं जहाँ पर पक्की फरस पर जाजिम बिछा हुआ है और उस पर कतारबद्ध लोग खड़े हुए हैं और सभी लोग हैं वो आकर पंक्तियों के रूप में खड़े हो जाते हैं ताकि जो भगवान है उसकी श्रद्धा में प्रार्थना की जा सके। और यहाँ पर एक बात ये भी कही गई है कि यहाँ पर कोई धनवान है कोई गरीब है इस चीज़ को नहीं देखा जाता। पिछली पंक्ति में खड़े हो गए हैं, कितना सुंदर संचालन है और कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं और फिर एक साथ में ही उठते हैं। तो सभी लोग हैं वो ईश्वर की आराधना में
अपना जो सर है वो झुकाते हैं और फिर एक साथ में ही खड़े होते हैं। इस तरह से जो प्रार्थना का संचालन है वो बच्चे देखते हैं। फिर नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा हो जाता है और बच्चे उसके बाद में जैसे ही नमाज खत्म होती है, जो प्रार्थना खत्म होती है ईश्वर की, उसके बाद में बच्चे क्या कर रहे हैं, मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, हिंडोला जो झूलने वाला होता है वो है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ और कभी आसमान में जाते हुए मालूम होंगे। और जो हिंडोला है वो आसमान में बच्चे देखते हैं कि जो उनमें झूलने वाले लोग हैं वो आसमान में जाते हुए मालूम होते हैं, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं और 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन नूरे समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं और हामिद दूर खड़ा है। और उस हामिद के जो साथी हैं, महमूद मोहसिन नूरे और समी हैं, वो इन लकड़ी के बने हुए घोड़े और ऊँट हैं उन पर बैठकर मजा ले रहे हैं, लेकिन हामिद है वो दूर खड़ा देख रहा है। क्यों? क्योंकि 3 ही पैसे तो हैं उसके पास में, बच्चे के पास में पैसे कितने हैं? 3 ही। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता और बच्चा सोचता है कि मेरे पास में तो 3 ही पैसे हैं और मैं इस जरा से चक्कर के लिए अपने ये जो 3 पैसे हैं वो इनको नहीं दे सकता। फिर आगे आगे क्या कर रहे हैं कि बच्चे हैं वो अलग अलग खिलौनों को लेता है। महमूद सिपाही लेता है, महमूद है वो सिपाही को खरीदता है, खाकी वर्दी। और यहाँ पर आपको सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि ये बच्चे हैं, ये कौन कौन से जो खिलौने हैं वो खरीदते हैं, क्या क्या बातें कह रहे हैं, इन बातों पर आपको बहुत ही ध्यान देना है, ताकि परीक्षा में जैसे ही आप कोई उत्तर लिखो तो वहाँ पर ये बातें हैं वो स्पष्ट कर सकें। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला और कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद के लिए चला रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे अभी है वो अभ्यास के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया और मोहसिन है वो उसको बिस्ती पसंद आता है। बिस्ती जो पानी भरने वाला होता है वो उसको पसंद आता है। जिस तरह से पानी है वो भरने के काम में एक थैला होता है, वैसे देखा जाए तो उस थैले में पानी भरने के बाद में उससे जो पीने के काम में आता है या कहीं पर भी पानी की जो सप्लाई है वो की जा सकती है। उसको बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है और ऊपर मशक रखे हुए हैं। बिस्ती खुद एक व्यक्ति का, जैसे जो पानी भरने वाला होता है उसका नाम है, और मशक है वो उसके पात्र का नाम होता है जिसमें पानी रखा जाता है। मशक का मुंह है, एक हाथ में पकड़े हुए हैं और कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है और नूरे नाम का बच्चा है वो वकील खरीदता है। कैसी विद्वत्ता है, उसके मुख पर काला चोगा, और उसने जो अपना वस्त्र है वो काला चोगा कोट है वो काला पहन रखा, नीचे सफ़ेद अचकन, और नीचे जो वस्त्र हैं वो उसके सफ़ेद हैं। और अचकन के सामने एक जेब में घड़ी और सुनहरी जंजीर, और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। जिस तरह से वकील होता है वैसे ही वो खिलौना है वो मालूम होता है। अभी किसी अदालत में जीरे या बहस के लिए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं और हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, और हामिद है उसके पास में पैसे हैं वो कुल 3 हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? और बच्चा सोचता है कि मैं इतने महंगे हैं ये खिलौने, ये मैं नहीं ले सकता। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए और जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौनों को लेकर वह क्या करेगा, किस काम के हैं? और बच्चा अपने मन में ही अपनी भावनाओं को दबा लेता है। मोहसिन कहता है कि मेरा बिस्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे, और मोहसिन कहता है कि मेरा बिस्ती है वो मेरे को रोज़ पानी लेकर आएगा मेरे लिए, और रोज़ मेरे को पानी सुबह और शाम देकर जाएगा। फिर आगे महमूद आगे कहता है, यहाँ पर जो पात्र हैं वो क्या अलग अलग बातें कह रहे हैं। महमूद कहता है, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा, और यानी जैसे घर में अगर कोई चोर आएगा तो बंदूक से वो फायर कर देगा। नूरे कहता है कि मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, और मेरा वकील है वो मुकदमा लड़ने का काम करेगा। सम्मी कहता है कि मेरी धोबिन रोज़ कपड़े धोएगी, और सम्मी ने धोबिन खरीदी थी और वो कहती है कि मेरी जो धोबिन है वो रोज़ कपड़े धोएगी। उसके बाद में हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। और वो उसके बाद में वो अपने साथियों के खिलौनों को देखकर वो उनकी निंदा भी कर रहा है कि ये मिट्टी के ही तो बने हुए हैं, आपके हाथों से गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है, लेकिन उस बच्चे के मन में भी है कि मेरे को भी काश ऐसे खिलौने मिले होते, और चाहता है कि एक ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता,
उसके हाथ अनायास से लपकते हैं और वो उन खिलौनों को लेने के लिए भी करता है और उसके हाथ जैसे ही अपने साथियों की ओर लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, छोटे बच्चे होते हैं वो इतने देने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। विशेषकर जब अभी नया शौक है, क्योंकि अभी अभी तो बच्चों ने खिलौने खरीदे हैं, इसीलिए उनका शौक भी नया है और वो अन्य को दे नहीं सकते। हामिद ललचाता रह जाता है। फिर खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। उसके बाद में खिलौनों के बाद में शुरुआत है वो मिठाइयों की हो जाती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, कोई रेवड़ियाँ लेता है, और किसी ने गुलाब जामुन, और किसी ने सोहन हलवा। अब बच्चे हैं वो अलग अलग मिठाइयों को खा रहे हैं, मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से फरतक है और अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है कि हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खूबसूरत खुशबूदार है। तो मोहसिन और बच्चे हैं वो जो हामिद है उसको एक चिढ़ाने के काम कर रहे हैं कि वो बच्चे कह रहे हैं कि रेवड़ी ले जा, बहुत खुशबूदार हैं, खाने के लिए बहुत अच्छी हैं। हामिद को संदेह हुआ कि यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन वह यह जानकर भी उसके पास जाता है और मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं और हामिद खिसिया जाता है और हामिद है वो परेशान सा हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं वो उसको मिठाइयों के लिए चिढ़ा रहे हैं और मिठाइयाँ दे नहीं रहे हैं। आगे महमूद कहता है कि हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब हमें ललचा ललचा कर खाएगा। और ये कह महमूद सोचता है कि ये पैसे अपने खर्च नहीं कर रहा है, जब हमारे समस्त पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये हमारे को ललचा ललचा कर ये मिठाइयाँ है ये खाएगा, ऐसा महमूद सोचता है। फिर हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। उसके बाद में अन्य बच्चे आगे निकल जाते हैं और हामिद एक लोहे की दुकान पर रुकता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, और बच्चे को याद आता है कि अपनी दादी के पास में चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है, और अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी अंगुलियां कभी न जलेंगी और घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों का क्या फ़ायदा, वेट में पैसे खराब होते हैं। जरा सी देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर में ही पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। और चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। और अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत कि बाजार आए और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ चला लेती है, और इस तरह से बच्चा सोचता है कि दादी के पास को चिमटा ले जाकर देते हैं। वो अपने तवे से जब रोटियां उतारती है तो अपनी अंगुलियां हैं उसको जला लेती हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है कि चिमटे को ज़्यादा पसंद करता है और वो चिमटा ले जाना चाहता है ताकि ये काम की चीज़ भी घर में हो जाए। फिर आगे देखना, खाएं मिठाइयाँ। और उसके बाद में जो महमूद है, जो हामिद है, वो अन्य बच्चों के साथ में पास में जाता है तो वो उनको कह रहा है, खाएं मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, थोड़ी फुंसियाँ निकलेंगी और आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे, और किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं। मेरी ज़बान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, और हज़ारों दुआएं देंगी। और मैं ये जब चिमटा ले जाकर अपनी दादी को दूंगा तो दादी है वो न जाने मेरे को कितनी दवाएं जो दुआएं हैं वो देंगी। और आप हैं जो इन मिठाइयों को खा रहे हैं, तो आपके लिए ये जो मिठाइयाँ हैं न जाने कितनी नुकसान पहुंचाएगी आपके शरीर को, जिसके अलग अलग लक्षण उन्होंने बताए हैं। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, और उसके बाद में दादी है चिमटे को ले जाकर पड़ोस की औरतें हैं उनको भी दिखाएंगी, और सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इस तरह से बच्चा अपने अन्य साथियों को भी वो ये बातें कह रहा है। फिर है, मैं नहीं खेलता खिलौने और किसी का मिजाज क्यों सहूं, मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। और उसके बाद में बच्चा कह रहा है कि मैं है इस खिलौनों को पसंद भी नहीं करता, और मेरे को ये मांगना है ये पसंद भी नहीं है। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे, और मेरे भी यानी कि पिता हैं वो कभी ना कभी तो आएंगे, और अम्मा भी आएगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को कटोरियाँ खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे, और सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे। मेरी बला से
उसने दुकानदार से पूछा कि चिमटा कितने का है। उसके बाद में बच्चा क्या कर रहा है कि ये सब बातें हैं वो सोचता ही है। सोचने के बाद में बच्चा क्या कर रहा है कि दुकानदार से चिमटे के मोल भाव करना शुरू कर देता है और वो पूछता है कि ये आपका ये चिमटा है ये कितने का है। दुकानदार कहता है कि 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि हामिद का दिल इसलिए बैठ जाता है कि हामिद के पास में पैसे हैं वो 3 ही थे। ठीक ठीक बताओ। उसके बाद में हिसाब किताब करता है वो। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। दुकानदार फिर 5 पैसे बता देता है, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा कि 3 पैसे लोगे। और ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया और धीरे धीरे बच्चा है वो 3 पैसे की बात कहकर दुकानदार से आगे बढ़ जाता है कि दुकानदार गुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी और बुलाकर चिमटा दे दिया और 3 पैसे में बच्चे को चिमटा है वो दे देते हैं। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक, और उसके बाद में बच्चे ने चिमटा खरीदने के बाद में उसको इस तरह से अपने कंधे पर रखता है मानो वो बंदूक हो गई। शान से करता हुआ संगियों के पास आया और उसके बाद में अपने साथियों के पास में आता है। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा। अब देखना बच्चे हैं वो उसकी आलोचनाएं कर रहे हैं चिमटे की। जैसे मोहसिन है वो क्या कहता है, ये चिमटा क्यों लाए हर पगले, इसका क्या करेगा। तो हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा कि जरा अपना बिस्ती ज़मीन पर गिरा दो तो सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चा की। तो अगर वो कह रहे हैं कि मेरा जो चिमटा है वो तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, अगर तू तेरा बिस्ती है इसको ज़मीन पर गिरा के दिखा, इसकी यानी कि समस्त जो हड्डी पसली हैं वो टूट कर एक हो जाएंगी। महमूद बोला ये चिमटा कोई खिलौना है। उसके बाद में महमूद यही बात कह रहा है कि ये आपका जो चिमटा जो खरीद कर लेके आए ये कोई खिलौना थोड़ी है। उसके बाद में हामिद है वो कहता है कि खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई और हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहे तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ, मैं इसको बजाने के काम में भी ले सकता हूँ, और एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए और मेरा खिलौना अगर एक वार आपके खिलौनों पर कर दे तो सब के सब खिलौने टूट टाट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली और प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। सम्मी कहता है कि मेरी खंजरी है जो बजाने की होती है उससे, यानी कि तुम सौदा करोगे, तुम्हारा चिमटा मेरे को दे दो और मेरी खंजरी है वो तुम ले लो। उसके बाद में हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, और यानी कि मेरी खंजरी, तुम्हारी ये जो खंजरी है इस पर अगर मेरा एक चिमटा प्रहार कर दे तो इसका जो पर्दा है वो फट जाएगा। बस एक चिमटे की झिल्ली लगी और ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म, और इस पर अगर जरा सा पानी भी गिर जाए आपकी इस जो ये आपकी जो खंजरी है इस पर अगर पानी गिर जाए जरा सा इसके पर्दे पर तो ये खराब हो जाएगी, ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। उसके बाद में सभी बच्चे हैं वो, जैसे हामिद उसके बारे में इस प्रकार की बातें अन्य बच्चों को बता रहा है तो बच्चे हैं वो उनकी बातों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, अब बच्चों के पास में पैसे नहीं हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं और मेले से भी वो काफ़ी दूर आ गए हैं। 9 कब के बज गए हैं, धूप तेज़ हो रही है और घर पहुंचने की जल्दी हो रही है, और बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद बड़ा चालाक है, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा कर रखे हैं, और बच्चे सोचते हैं कि हामिद बड़ा चालाक था, इसने अपने पैसे हैं वो इसीलिए बचा कर रखे थे। आगे मौसी ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा कि बिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा, यानी कि मेरा ये जो चिमटा है ये तेरे बिस्ती को अगर एक फटकार लगाएगा तो ये दौड़ता हुआ पानी लेकर आएगा और यहाँ पर पानी लाकर मेरे को उपलब्ध करा देगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे, और ये अगर ये तेरा चिमटा है इसको अगर ये कहीं पर पकड़ा जाएगा अगर कुछ करते हुए तो मेरे वकील साहब के पैरों में आकर गिरेगा, ऐसी बात है वो मोहसिन कहता है। तो हामिद है इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा कि हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने अकड़कर कहा कि यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह छिड़ाकर कहा कि यह बेचारे हम बहादुर रुस्त में हिंद को पकड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर चिमटे को वो बहादुर रुस्त में हिंद भी बताता है हामिद है वो। अच्छा लाओ अभी ज़रा कुश्ती हो जाए और इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे और पकड़ेंगे क्या बेचारे, और यानी कि अभी चलो हो जाए कुछ दो दो हाथ
वो हामिद कहता है कि अपने खिलौनों के साथ में सब दूर भागते हुए नजर आएंगे मेरे चिमटे से, ऐसी बातें वो उनसे कहता है। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह है रोज आग में जलेगा। और उसके बाद में मोहसिन हामिद को कहता है कि तुम्हारे चिमटे का मुंह है वो रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया कि आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारे वकील, सिपाही और बिस्ती लेडियों की तरह घर में घुसे जाएंगे और आग में लेडियों की तरह, यहाँ पर जो स्त्रियों की तरह बता रहे हैं कि वो घर में ही घुसे रहेंगे। आग में कूदना वह काम नहीं है जो यह रुस्त में हिंदी कर सकता है, यानी कि आग में कूदना तो बहादुरों का काम है और वो मेरा यानी कि रुस्त में हिंदी ये चिमटा ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया और वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे। तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। महमूद ने एक जोर लगाया और वकील साहब हैं वो तो कुर्सी मेज पर बैठे रहेंगे। तुम्हारा चिमटा है वो तो बावर्ची खाने में, रसोई घर में पड़ा रहेगा। यहाँ पर बच्चे एक बार फिर उसको ये बातें कह रहे हैं कि हमारे जैसे मेरा वकील है वो तो कुर्सी और मेज़ पर बैठेगा, लेकिन तुम्हारा जो चिमटा है वो तो बावर्ची खाने में, रसोई घर में पड़ा रहेगा। इसके बाद में संधि की शर्तें तय होने लगी और मुझसे ने कहा कि जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। उसके बाद में बच्चे हैं उनके मन में भी भावना पलटती है और वो क्या कर रहे हैं कि हामिद का जो चिमटा है उसको ले लेकर देखना चाहते हैं। तो मोहसिन ने कहता है कि ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम्हारा तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। और उसके बाद में बच्चे हैं वो आपस में चिमटे को एक एक जना लेकर देखता है और उनके खिलौने हैं वो हामिद लेकर देखता है। महमूद नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए और हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने! हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सचमुच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। हामिद कहता है कि मैं तो तुम्हारे को अपनी बातों में हरा ही रहा था, लेकिन तुम्हारे ये खिलौने हैं ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन खिलौनों की बराबरी है वो ये चिमटा नहीं कर सकता। अब देखना आगे। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्त में हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। और उसके बाद में बच्चा सोचता है कि चाहे अब तो कुछ ही हो, अपना चिमटा है वो ही बेताज बादशाह है, क्योंकि दादी को ले जाकर देंगे तो दादी है वो काफ़ी इस चिमटे को देखकर खुश होगी। फिर 11 बजे गांव में हलचल मच गई और बच्चे हैं वो ईदगाह से फिर गांव में आ जाते हैं और 11 बज चुके हैं। मेले वाले आ गए हैं। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और खुशी के जो उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे हैं और सो लोग सितारे। और जो भी उसकी छोटी बहन है मोहसिन की, वो बिस्ती को लेती है और खुशी के मारे उछलती है। तो उछलते ही क्या होता है, उसके हाथ से वो बिस्ती है वो छूट जाता है, खिलौना छूटता है और नीचे आकर ज़मीन पर गिर जाता है और सुलोक सितारे इसका मतलब है वो टूट जाता है। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई और दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाई। और उनकी माँ, जैसे बच्चे हैं वो आपस में दोनों लड़ रहे हैं भाई बहन, तो उनकी अम्मा है वो उनको 2-2 थप्पड़ भी उनको लगाती है। फिर मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज़्यादा गौरवमयी हुआ। अब देखना मीर जो मियाँ नूरे हैं उनके वकील का अंत किस तरह से होता है। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकते, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, दीवार में 2 खूंटियाँ लगाई दी जाती हैं और उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा, एक लकड़ी का एक टुकड़ा रखा जाता है। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया, एक कागज है उसको बिछाया जाता है उस पटरे पर। और वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उसे पंख जलना शुरू किया और उसके बाद में उसको बैठा दिया जाता है वकील को। और नूरे क्या कर रहा है कि उसको पंखा जलता है, पंखा हिलाता है उसके लिए, हवा के लिए। और अदालतों में खस की टटियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं। वहाँ पर अदालतों में तो इस प्रकार की जो उपकरण होते हैं हवा के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा उपकरण था नहीं। यहाँ क्या मामूली पंखा भी ना हो और कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी। और यहाँ पर वो बच्चा है वो ऐसे भी सोचता है कि जो वकील है उसके दिमाग में कहीं पर गर्मी नहीं चढ़ जाए, उसको हवा करना ज़रूरी है। बांस का पंखा आया और हवा और नूरे हवा करने लगे।
मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्लोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं। और जैसे ही उसने पंखा झलना शुरू किया तो या तो वो हवा लगने से या उस पंखे की चोट से वकील है वो नीचे आकर गिर जाता है, और नीचे गिरते ही वो टूटता है। उसका माटी का चोला माटी में मिल गया। और फिर अब देखना, अब रहा महमूद का सिपाही, और इस तरह से वो जो नूरे का वकील है वो भी टूट कर ख़त्म हो जाता है। अब महमूद का सिपाही है उसका देखना कैसे अंत होता है। महमूद का सिपाही उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों पर चल सके और वह पालकी पर चलेगा। और उसके बाद में वो सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ये जो सिपाही है ये पैरों पर नहीं चलेगा, ये पालकी में चलेगा। एक टोकरी आई, एक टोकरी लाई गई, उसमें लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए और छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े हैं उस टोकरी में वो बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। और नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। और नूरे है वो उस टोकरी को उठा लेते हैं और वो चक्कर लगाने लगते हैं। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छाने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं कि सोने वाले जागते रहो, इस तरह से जिस तरह से छोटे बच्चे बोलते हैं वैसे ही उसके छोटे भाई हैं वो बोलते हैं। और वो कहते हैं कि सोने वाले जागते रहो। और उसके बाद में मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। उसके बाद में आगे देखें, थोड़ा सा पीछे से यहाँ से वापस देखें। महमूद को लेकर ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है। और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और टोकरी को ठोकर लगती है। जैसे ही वो हाथ से छूटकर गिर जाती है, जैसे टोकरी को ठोकर नहीं, यहाँ पर जो बच्चे हैं उसको ठोकर लगती है, और जिसके बाद में उसकी जो हाथ में रखी जो टोकरी है वो आकर ज़मीन पर गिर जाती है। मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, एक टांग टूट जाती है सिपाही की। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है, और उसके बाद में महमूद को पता ये लगा कि टांग ही तो टूटी है, मैं उसका डॉक्टर हूँ और मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिसे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गुल्लर का दूध चाहिए, और यानी कि एक पौधे का जो दूध होता है वो उसको चाहिए, वो उससे इस टांग को जोड़ देंगे। गुल्लर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे जाती है। और जैसे ही उस खिलौने को खड़ा करते हैं, उस सिपाही को खड़ा करते हैं, तो उसकी टांग वो जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, और वो जोड़ने तोड़ने की जो क्रिया होती है, चीर फाड़ की जो प्रक्रिया होती है या जोड़ने तोड़ने की जो क्रिया होती है वो शल्य क्रिया कहलाती है, वो असफल हो जाती है। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। और उसके बाद में वो बच्चे क्या कर रहे हैं कि उसकी एक टांग पर वो खड़ा नहीं रहता, तो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देते हैं। अब वो ऐसे बच्चों को ऐसे लगता है कि एक टांग पर तो बैठ सकता है, एक टांग से तो न तो चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया, और वो सिपाही है वो किसी भी काम का नहीं रहा। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देगा, और कभी कभी देवता भी बन जाता है। और जिस तरह से देवताओं की मूर्ति होती है वैसे ही, यानी कि एक जगह पर बैठा रहेगा। उसके सिर का झालरदार साफा खुरस दिया गया है, और अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसे बाट का काम भी लिया जा सकता है, कभी कभी उसको तोलने के काम में भी, यानी कि बाटों के रूप में लिया जा सकता है। ऐसा उसकी हालत है वो हो जाती है। अमीना ने छाती पीट ली। उसके बाद में जैसे ही बच्चा है वो अमीना के पास में आता है, हामिद आता है, तो अमीना है वो अपनी छाती पीट लेती है कि ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, क्या लाया है चिमटा, कि दोपहर हो चुकी है और इस बच्चे ने कुछ खाया पिया भी नहीं है। मैंने इसको 3 पैसे जो दिए थे वो 3 पैसों से इसको खिलौनों के जो मिठाइयों के लिए कुछ खिलौनों के लिए दिए हैं वो तो उसने खरीदे नहीं, और ये क्या चिमटा लेकर आया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो ये है लोहे का चिमटा उठा लाया, कि तुम्हारे को मेले में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जो तुम ये लोहे का चिमटा लेकर आया है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने उसे लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और उसके बाद में बुढ़िया है उसका जो क्रोध है वो तुरंत प्रेम में बदल जाता है। इतनी बातें जैसे ही उसने कहा कि तुम्हारी अंगुलियां हैं वो तवे पर जल जाती हैं, इसलिए मैं चिमटा लेकर आया हूँ, तो बुढ़िया के दिल में परिवर्तन आता है। फिर अब एक और विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। देखना यहाँ पर एक अलग प्रकार की बात होती है, वो क्या है कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। यहाँ पर जो बच्चा है हामिद है वो एक तरह से बूढ़ा हामिद है, उसका वो पार्ट खेल रहा था, उसका एक रोल कर रहा था। और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, और जो बुढ़िया है वो एक तरह से छोटी बालिका बन जाती है, वह रोने लगी।
और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है। और उसके बाद में हामिद को अपना जो दामन फैलाकर, अपने दोनों हाथ फैलाकर वो दुआएं दे रही हैं कि तू कितना अच्छा है, कि देख तूने मेरा ख्याल रखा है। आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी और दादी की आंखों से आंसुओं की बूंदें हैं वो गिर रही थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता है, और हामिद जो छोटा बच्चा है वो यानी कि इस रहस्य को क्या समझता है। तो इस तरह से आपकी ये जो ईदगाह कहानी है ये पूर्ण होती है। और जो विद्यार्थी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको दबा दें, ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन की सूचना आपको मिलती रहे। और इस वीडियो के बाद में अलग अलग जो हिंदी के वीडियो हैं वो भी आपके वो समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। आप ऐसे ही इन अध्यायों का शिक्षण कार्य करते रहें, पढ़ते रहें, और बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो को लेकर, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।